दोस्तों ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, यदि आपने इनको रट लिया यानी कि यदि आपने इन सब को समझ लिया तो इंग्लिश आपके लिए बोलना बहुत हद तक आसान हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूज़न वाले हैं और बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी इन्हीं में होते हैं। यदि ये आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको ये नहीं आते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए रामबाण है, बिल्कुल लास्ट तक देखना और आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए। तो आज की वीडियो में हम हेड के बारे में, हैव के बारे में और हैज़ और डू डज डिड इन सब के बारे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम देखने वाले हैं हैविंग टू को। हैविंग टू का मतलब इसमें क्या होता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हैविंग टू का मतलब है पढ़ रहा है। इसका मतलब है कि किसी को कुछ कार्य करना पड़ रहा है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि स्क्रीन फिर भर जाएगी तो आपको एग्जांपल कैसे बताऊंगा। तो हैविंग टू का मतलब है कोई कार्य किसी सब्जेक्ट को करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो वही होता है जो कार्य को करता है। जैसे कि मुझे जाना पड़ रहा है तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूँ, आपको नहाना पड़ रहा है इन ठंडों में तो आप इसमें सब्जेक्ट हो। तो इस तरह से हैविंग टू का मतलब है कोई चीज़ करनी पड़ रही है। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर को, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी आपके टेंस के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उसके बाद हैविंग टू आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये आपकी प्रेजेंट की भी हो सकती है, पास्ट की भी हो सकती है। यदि प्रेजेंट की है तो आपको यूज़ करना है एच एम आर में से किसी एक का, और यदि आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट का है जिसे आप बोलना चाहते हैं तब आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा वाज और वर इनमें से किसी एक का। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे से इसे समझते हैं। तो पहला है मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम हैविंग टू स्टडी, यानी कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है, यानी कि मैं यहाँ में सब्जेक्ट हूँ तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ रहा है। तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे सोना पड़ रहा है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे लिखना पड़ रहा है। इन सब को आपको आई एम हैविंग टू के बाद जो आपकी वर्ब है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगा देनी है और सभी वाक्य आपके आसानी से बन जाएंगे। तो ऐसे वाक्य आप सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में बोलते हैं, जैसे कि मुझे त्यार वहाँ जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आप हैविंग टू के बाद आपका जो स्थान है जो वर्ब है उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उसे खेलना पड़ रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही इज़ हैविंग टू प्ले, यानी कि उसे, किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को खेलना पड़ रहा है तो ही इज़ हैविंग टू प्ले। उसे गाना पड़ रहा है, उसे नाचना पड़ रहा है, या फिर कोई भी कार्य करना पड़ रहा है तो उसमें आपको यूज़ करना है ही इज़ हैविंग टू और उसके बाद आपकी वर्ब। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें तुमको नाचना पड़ रहा था। अब ये वाला जो सेंटेंस है ये मैंने ले लिया यहाँ पर पास्ट का, क्योंकि आप बोलते सर आपने प्रेजेंट के बता दिए, पास्ट के बारे में तो कोई बताया ही नहीं। तो ऊपर वाले जो दो हैं वो आपके प्रेजेंट के हैं और जो नीचे वाला है ये है आपका पास्ट का। तुमको नाचना पड़ रहा था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू वर हैविंग टू डांस, इस तरह से। तो अब यहाँ पर आप पास्ट में, पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वाज और वर, इनमें से किसी एक का यूज करके अपने सेंटेंस को पास्ट में भी बना सकते हैं। जैसे कि मुझे पढ़ना पड़ रहा था, तो यहाँ पर बोलेंगे आई वॉज हैविंग टू स्टडी। उसे खेलना पड़ रहा था तो ही वॉज हैविंग टू प्ले, और तुमको नाचना पड़ रहा था ये आपका बना हुआ है यू वर हैविंग टू डांस। तो इस तरह से आप हैविंग टू को समझोगे कि कोई कार्य किसी सब्जेक्ट को करना पड़ रहा है या फिर करना पड़ रहा था। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका जो वाक्य है वो किस टेंस में है। यदि वो प्रेजेंट में है तो पढ़ रहा है, पास्ट में है तो पढ़ रहा था। तो आज से आपको इसी को, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए यूज़ करना है। अब आपकी नेटिव लैंग्वेज कुछ भी हो, अब आपको इन्हें इंग्लिश में इस तरह से बनाना है, इसलिए मैंने इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी लिख दिया है। अब जिन बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती है तो वो आवाज़ को सुनकर समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसे समझा दिया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा हैड बीन। हैड बीन को लेकर भी कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। तो देखिए हैड बीन का यूज यहाँ पर क्या है, हैड बीन का यूज है किया जा चुका था या फिर हो चुका था। यहाँ पर हम हैड बीन को देखेंगे पैसिव की तरह। जैसे कि आप पैसिव सेंटेंसेस बनाते हो उनमें आप
यूज करते हो जो है ऑब्जेक्ट को, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट को हम इसमें दिखाएंगे ही नहीं, यानी कि जो काम होगा उसे ही बस दिखाएंगे। अब किया जा चुका था या फिर हो चुका था, अब देखिए ये सेंस कैसे निकलेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार इसके स्ट्रक्चर को दिखा देता हूं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपको हैड बीन लगा देना है, और सबसे लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बिल्कुल जो है फिक्स है कि आपका जो पैसिव होगा उसमें आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये बिल्कुल फिक्स बात है। फिर चाहे वो कोई सा भी टेंस क्यों ना हो, इंडेफिनेट हो, कंटिन्यूअस हो, कोई भी हो, सब में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखिए नेक्स्ट, काम को किया नहीं गया था, द वर्क हैड नॉट बीन डन। अब काम को नहीं किया गया था, यानी कि यहाँ पर काम को करने वाला नहीं दिखाया गया, तो ये क्या है, ये पैसिव में है। द वर्क हैड नॉट बीन डन, काम को नहीं किया गया था। इसी तरह से मतलब उसे भेजा नहीं गया था, उसे बताया नहीं गया था, उसे खाया नहीं गया था। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं इन सब को आप हैड बीन के द्वारा बना सकते हैं। तो आपको हैड बीन समझ में आ गया होगा। जरूरी नहीं है आप इसे नेगेटिव में ही बनाओ, आप इसे पॉजिटिव में भी बना सकते हैं, यानी कि अफर्मेटिव में, जैसे कि काम को किया गया था, इस तरह से। जरूरी नहीं है आप इसे नेगेटिव में बनाओगे। तो कैसे बोलोगे, काम को किया गया था, द वर्क हैड बीन डन, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुझे घर भेजा गया था। अब भाई किसने मुझे घर भेजा था ये तो मैंने नहीं बताया, लेकिन हाँ उसने मुझे भेजा था, यानी कि उसका जो काम है वो उसने मुझ पर लगाया कि भाई उसने मुझे भेजने का काम किया, तो सब्जेक्ट गायब है। तो कैसे बोलेंगे, आई हैड बीन सेंट टू होम, इस तरह से, या फिर आई हैड बीन सेंट होम। इस तरह से आप मुझे घर भेजा गया था को आसानी से बना सकते हैं। अब ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं ये आपके पैसिव में है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो हैड बीन का मतलब होगा पैसिव में यूज करना है आपको इसको, और कोई काम किया जा चुका था या फिर हो चुका था, इस वाले सेंस में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी ई बुक को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। और इसमें मैंने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। और यदि आप लिंक से डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप पर इसे प्रोवाइड करा दूंगा जब आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें नेक्स्ट है हमारा हैड टू। अब देखिए, हैड के बारे में हमने कई कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, अब हम इसमें देखने वाले हैं हैड टू के बारे में। हैड टू का मतलब है करना पड़ा या फिर करना पड़ता था, ये दोनों ही आपके हैड टू के मतलब निकलेंगे। कोई काम आपको पास्ट में करना पड़ता था या फिर कोई काम आपको पास्ट में करना पड़ा। अब ये आपकी मजबूरी भी हो सकती है या फिर किसी के बहलाने फुसलाने से आप इस काम को जो है पास्ट में करना पड़ा या फिर करना पड़ता था, ये दोनों सेंस निकालेंगे। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ सीख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड टू आ जाएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आपको हैड टू का स्ट्रक्चर बनाना है। अब यहाँ पर देखिए, मुझे जाना पड़ा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। अब नेक्स्ट है इसमें, उसे खेलना पड़ता था, तो कैसे बोलोगे, ही हैड टू प्ले। तो इसी तरह से मुझे जाना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, मुझे सोना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे उठना पड़ा। तो उन सब को आपको आई हैड टू के बाद जो आपकी वर्ब है वहां पर आपको वर्ब को लगा देना है, जो भी कार्य आपको करना पड़ा या फिर जो भी कार्य आपको करना पड़ता था। इस तरह से, जैसे कि आई हैड टू प्ले, आई हैड टू कम, आई हैड टू स्लीप, आई हैड टू सिंग, आई हैड टू। अब जो आपको जो भी लगाना है उसको आप सबसे लास्ट में लगा दोगे। तो इस तरह से आप हैड टू को यूज करोगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो आपका हैड टू है इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि भाई ये फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा या सेकंड के साथ आएगा या थर्ड के साथ आएगा। इसको आप जिसके साथ चाहो उसके साथ लगा सकते हो। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, दीज, सब के साथ आप हैड टू का यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी के साथ लिमिटेशन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा हैड। अब हम सिंपल हैड को देखेंगे। अब तक हमने हैड टू, हैड बीन और इसी तरह के और भी देखे हैं, लेकिन अब हैड को देखेंगे। भाई अगर कहीं पर हैड ही आ जाए सिंपल तो हम उसे कैसे समझेंगे। तो देखिए, हैड है, इसका मतलब है चुका था, गया था, ली थी, दी थी। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख दिया है। वैसे जो हैड है ये आपका पास्ट का जो परफेक्ट टेंस है उसमें यूज होता है।
अब उस टेंस का यूज होगा जब कोई क्रिया हमने पास्ट में किसी क्रिया से पहले की थी, यानी कि जब कोई काम हमने पास्ट में किसी काम को होने से पहले कर दिया था। अब जैसे मैं आपको समझाने लगूं कि मान लीजिए ये मैंने लिखा हुआ है चुका था और ये लिखा है गया था। अब ये जो दोनों वर्ड है यहाँ पर मान लीजिए चुका था आपका फर्स्ट है और गया था आपका सेकंड है, तो ये जो है ना ये फर्स्ट कार्य है, ये कार्य आपका सेकंड से पहले हो गया था। इस तरह से जैसे कि आप कई बार पढ़ते हो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो मतलब डॉक्टर के आने से पहले मरीज के मरने का काम हो गया था, मतलब पहले ही हो गया था। जैसे कि जब तक मैं तुम्हारे घर पहुंचा तुम वहां से जा चुके थे, मतलब मेरे पहुंचने से पहले आप अपने घर से ही जा चुके थे, मतलब घर से गायब हो गए थे, चले गए थे। तो हैड का वहां पर यूज होता है जब कोई कार्य होने से पहले कोई कार्य हो चुका था पहले ही, उस वाले सेंस में। यदि आप इन्हें हिंदी में वाक्य के लास्ट से समझना चाहते हैं तो सेंस आपके सामने है, चुका था, गया था, ली थी, दी थी, ये आपका सेंस निकलेगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है स्ट्रक्चर में, उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह से आप इसे समझोगे। अब देखिए कैसे, वह आ चुका था, यानी कि मेरे वहां आने से पहले वो आ चुका था, तो कैसे बोलोगे, ही हैड कम। देखिए ये जो सेंटेंस है, वह आ चुका था, वह जा चुका था, इन्हें आप डायरेक्टली नहीं बोलते। जब कन्वर्सेशन चलती है तो उसमें कोई ऐसी बात होती है जिसके होने से पहले कोई चीज हो चुकी थी, तब आपको हैड का यूज करना है। अब देखिए नेक्स्ट, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। इस तरह से उसने खा लिया था, तो कोई लड़की है जिसने कोई खाना खा लिया था, छोटी बच्ची हो सकती है, तो शी हैड ईटन। इस तरह से कोई कार्य हो चुका था, हो गया था, ली थी, दी थी। जैसे कि मैंने बुक खरीद ली थी, तो आई हैड बॉट अ बुक। इस तरह से आप इसमें ली थी, दी थी वाले सेंस को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि उसने पैसे दे दिए थे, मैंने उससे किताब ले ली थी, वह वहां से निकल चुका था। तो इन सभी सेंटेंसेज को आप हैड के द्वारा बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हैड आपके समझ में आ गया है, तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट है वो है हैज़ और हैव। इनको भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को समझने में। तो हैज़ और हैव आपका प्रेजेंट के परफेक्ट में यूज होता है, ये तो आपको पता है, लेकिन कैसे होता है वो आज आप सीख जाओगे। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज़ और हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए जो हैज़ और हैव है ये आपका हेड की तरह ही स्ट्रक्चर बनाएगा। जहां पर हेड लगता है वहां पर आपको हैज़ या हैव इन दोनों में से सब्जेक्ट के अनुसार किसी एक को लगा देना है। अब लेकिन ये सेंस कैसे बनेगा, वो पास्ट का बताता है, ये प्रेजेंट का बताएगा, बस इतना डिफरेंस है। देखिए चुका है, लिया है, ली है, दी है या फिर दिया है, इस तरह के जो भी वर्ड्स होंगे उन सब में आपको हैज़ और हैव का यूज करना है। ये कार्य आपका प्रेजेंट में या तो खत्म हो चुका है या फिर प्रेजेंट में शुरू हो चुका है, इस तरह का भाव देंगे। अब देखिए कैसे भाव देंगे। और हाँ, ये जो हैज़ और हैव हैं ये आपके प्रेजेंट के परफेक्ट में यूज होंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। देखिए एग्जांपल, वह गया है, तो कैसे बोलोगे, ही हैज़ गॉन। वह गया है, ही हैज़ गॉन, इस तरह से। नेक्स्ट है, उसने एक किताब खरीदी है, यानी कि ही हैज़ बॉट ए बुक, यानी कि कोई काम जो है कर दिया है उसने, किताब खरीदने का जो काम है उसे कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है चुका है, लिया है, ली है, दी है, या फिर लिया है, दिया है। अब ली है या दी है, देखिए खरीदी है, दी है, इसमें दी है आ गया। यदि आप ऐसे समझोगे तो ऐसे समझ लो, या फिर कोई काम उसने खत्म कर दिया है भाई प्रेजेंट में, उस वाले सेंस को बताने के लिए हमें हैज़ और हैव का यूज करना है। नेक्स्ट है, उसने पैसे दे दिए हैं, तो कैसे बोलोगे, ही हैज़ गिवन मनी। उसने पैसे दे दिए हैं। तो इस तरह से कोई काम हो गया है खत्म या फिर कोई काम हो गया है शुरू, उन सब को आप हैज़ और हैव के द्वारा बना सकते हैं। जैसे कि मकान बनना चालू हो गया है और उसने ड्यूटी जाना, कंपनी जाना, ऑफिस जाना शुरू कर दिया है, तो ये कार्य है स्टार्टिंग के। और इसी तरह से मैंने खत्म होने के कार्य भी आपको बता दिए हैं और स्टार्ट वाले भी। उन दोनों में ही आपको हैज़ और हैव का यूज करना है, जो कि आपके अभी रिसेंटली खत्म हुए हैं या रिसेंटली शुरू हुए हैं, उन सभी कार्यों को बताने के लिए। अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे हैज़ और हैव के साथ बीन का प्रयोग। देखिए जैसे हमने हैड बीन को देखा था पैसिव में, उसी तरह से हैज़ और हैव ये भी आपका पैसिव में ही यूज होगा, यानी कि कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है। इस वाले सेंस को बताने के लिए आपको हैज और हैव इनके साथ बीन का यूज करना है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूजन में होंगे कि कहाँ पर हैज यूज होगा, कहाँ पर हैव यूज होगा, हमारे तो समझ में ही नहीं आता। तो देखिए हैज यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ,
और हैव यूज होगा जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर, जो भी बच जाता है सबके साथ आंख बंद करके हैव को लगा दो और उसके बाद बीन को लगा दो। अब देखिए कैसे लगाओगे वो तो मैं आपको स्ट्रक्चर से बताऊंगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ और हैव, इन दोनों में से कोई एक का यूज, वो आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। उसके बाद बीन का यूज करना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। राम को भेजा गया है, तो कैसे बोलोगे? राम हैज़ बीन सेंट, राम को भेजा गया है। अब राम को किसने भेजा है ये तो पता नहीं है, तो मतलब पैसिव का है, मतलब राम पर वो कार्य करवाया है उसने, जिसने राम को भेजा है। नेक्स्ट है मुझे घर बुलाया गया है, तो आई हैव बीन कॉल्ड होम। तो कोई काम जो है किया जा चुका है, हो गया है, किसी ने किसी पर बोल दिया, थोप दिया कि भाई राम को भेजा गया है। कोई घर वाले बोल रहे हैं कि भाई जाकर दूध ले आओ। अब क्या बोलोगे? नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैंने छोटे भाई को भेज दिया है। अब आपने यहाँ पर अपना नाम तो ले दिया मैंने, लेकिन यदि आप अपने नाम को नहीं लोगे और बोलोगे छोटा भाई भेज दिया है दूध लेने के लिए, अब किसने भेजा है ये तो नहीं बताया गया। तो इसी तरह से राम को भेजा गया है घर की बोरी लेने के लिए या फिर कुछ भी काम करने के लिए। मुझे घर बुलाया गया है, अब किसने बुलाया है? मम्मी ने बुलाया है, पापा ने बुलाया है, या फिर किसी और के घर बुलाया है। कोई दोस्त हो सकता है, उसको उसके बारे में आप बताना नहीं चाहते और सिर्फ बोले यार मुझे भी वहां पर बुलाया है। किसी का जन्मदिन की पार्टी है तो वो बोल रहा है आपका दोस्त तुम वहां पर क्यों जा रहे हो, तो आप बोल रहे मुझे भी बुलाया गया है। तो आपने उसका नाम नहीं लिया दोस्त का, सिर्फ बोल दिया मुझे बुलाया गया है, तो आई हैव बीन कॉल्ड होम। इस तरह से आप हैज़ और हैव इनके साथ बीन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है ये पैसिव में है, ये तो आपको पता ही है। अब नेक्स्ट है हमारा डू डज। डू डज का यूज कहाँ पर होगा? इसका यूज होगा कोई कुछ नहीं करता, करती, करते। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई सीधी भाषा में मैं बोलूँ तो डू और डज का यूज होगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेज में। यानी कि कोई काम नहीं करता है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ वो खाना नहीं बनाती है, मैं पढ़ता नहीं हूँ वो लिखती नहीं है। तो ये जो कार्य है जो डेली बेसिस पर कोई नहीं करता है, उन सब को बताने के लिए डू और डज इनमें से किसी एक का यूज होगा। डज यूज होगा जहाँ पर आपका हैज यूज होता है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और डू यूज होगा बचे कुचे सब के साथ, यानी कि जहां पर हैव का यूज हम करते हैं। तो स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, डू और डज में से कोई एक, उसके बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये बात हमेशा याद रखना, जो डू और डज हैं इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, मतलब कोई काम नहीं करता है। मैंने बोला था आपको आप नहीं देखते, तो मतलब हम किसी को बोल रहे हैं कि भाई आप टीवी नहीं देखते, मैं उसे पूछ नहीं रहा, उसे बता रहा हूं, तो कैसे बोलोगे? यू डू नॉट वॉच, यानी कि आप नहीं देखते। नेक्स्ट है क्या वे नहीं जाते। अब यहां पर हम पूछ रहे हैं तो ये होगा डू दे नॉट गो, क्या वे नहीं जाते। तो इस तरह से आप डू और डज का यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कोई काम करता या फिर नहीं करता। अब ये वाला जो सेंस है ये आपको यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले टेंस के सेंस के रूप में। अब देखिए ये जो डू और डज हैं ये कई बार हमें मेन वर्ब के रूप में मिल जाते हैं, यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कई बार ऐसे हो जाते हैं कि वह काम करता है तो ही डज वर्क, इस तरह से मिल जाता है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, यहाँ पर ये होगी मेन वर्ब की तरह। तो नेक्स्ट है हमारा इसमें डिड। डिड का मतलब है किसी ने कुछ नहीं किया, पास्ट में किसी ने कोई कार्य नहीं किया, उस कार्य को बताने के लिए आपको डिड का यूज करना है। अब देखिए कैसे यूज करोगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए गौर करने वाली बात यह है डू डज और डिड इनमें एक चीज सिमिलर है कि इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और ये तीनों हमेशा नेगेटिव में ज्यादातर यूज होंगे। यदि आप इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करोगे या तो नेगेटिव में यूज होंगे या फिर इंटरोगेटिव में यूज होंगे या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव मिक्स दोनों में यूज होंगे, इनके अलावा यूज नहीं होंगे। और सिर्फ ये उनमें यूज होते हैं जिनमें आप प्रभाव से बोलते हो, जैसे कि जोड़ जमा कर बोलते हो। वह जाता तो है, वह करता तो है, उसने खाया तो है। तो कोई कार्य करता तो है, जाता तो है, किया तो है, उस वाले सेंस में भी आप इनका यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर यदि आपको वीडियो चाहिए स्पेशल तो मैं आपको बनाकर दे दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल, वह नहीं गया यानी कि ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया, ही डिडंट को भी बोल सकते हैं, डिड नॉट को भी बोल सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे, आपके मुंह पर जल्दी से आ जाए उसे आप बोल दीजिए। नेक्स्ट है आपने नहीं देखा। अब बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा रह गया, सबने तो चॉकलेट खा लिया, फिर टीवी वगैरह देख लिया। अब आप बोल रहे हैं सबने तो देख लिया, आपने नहीं देखा, यू डिड नॉट वॉच, इस तरह से। नेक्स्ट है क्या वे नहीं गए, डिड दे नॉट गो। इस तरह से आपको डिड का यूज करना है
पास्ट के, इंडेफिनेट के, नेगेटिव वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो आपको डिड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिड का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि आपका कोई और डाउट है तो उसे भी आप हमें बता सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।